Hello and welcome to yet another episode of In Pursuit of. My guest today is Sharat Patel, founder of Badlav, and he is in pursuit of. जो लोग भीख मांग के जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर उनको वो सभी सुविधाएं, वो सभी संसाधन, जिससे कि वो अपनी खोई हुई पहचान को डिग्निटी के साथ रिबिल्ड कर सकें। तो शरद जी, आप ये कैसे करते हैं जो भिक्षुकों को एक नई जिंदगी देना, क्या करते हैं और कैसे करते हैं? सार्वजनिक स्थानों पे, मंदिर, मजार, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड पे, चौराहों पे जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, वहाँ हमारी टीम वॉलंटियर नियमित रूप से जाते हैं और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके उनको मोबिलाइज करते हैं बेगरी छोड़ने के लिए। जब वो बेगरी छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनकी स्वेच्छा से ही हमारी टीम उनको अपने साथ लेकर आती है या फिर वो अपने आप स्वयं हमारे रिहेबिलिटेशन केंद्र पे आ जाते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर एक फिजिकल स्पेस है जो नगर निगम के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, जहाँ पे उनको वो सभी वहाँ पे सुविधाएं, संसाधन मुहैया कराते हैं जो एक मानवीय जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आप लोग क्या करते हैं? और मतलब ये 1 हफ्ते के लिए आते हैं, बहुत सालों के लिए रहते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली उस? मोबिलाइज होके जब रिहेबिलिटेशन सेंटर पे आ जाते हैं तो हमारी रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस पूरी एक डेवलप मैंने की है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। तो 6 मंथ ड्यूरेशन की वो प्रोसेस है जो 5 स्टेजेज में पूरी होती है। जब जब बेनिफिशरी केंद्र पे आ जाता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के साथ उसके साथ रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर हम 3 दिन के अंदर उनका मेडिकल चेकअप हम लोग कराते हैं। हेल्थ से संबंधित जो भी इश्यूज निकल के आते हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराते हैं, फॉलोअप कराते हैं और 3 दिन के अंदर ही साइकोलॉजिकल काउंसलर एक 1-to-1 सेशन उनका अटेंड कर लेते हैं और 2-3-4 सेशन 1-to-1 सेशन में साइकोलॉजिकल काउंसलर का मोटिव होता है कि हम साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल बेनिफिशरीज की। उसके अनुसार फिर डायग्नोस प्लान तैयार होता है प्रत्येक बेनिफिशरी का। फिर साइको बिहेवियरल थेरेपीज के माध्यम से उनके अंदर जो नकारात्मकता आ जाती है, जो तरह तरह के ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई होती, उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं। फोकस होके सबसे ज़्यादा फोकस साइको बिहेवियरल थेरेपीज के माध्यम से बिहेवियरल चेंज पे हम लोग करते हैं। अच्छा। और लगभग 1 महीने हमारी टीम ऑब्जर्व करती है और जब बेनिफिशरी भी अपने आप में बदलाव महसूस करने लगता है तो अब हम लोग उनकी स्किल मैपिंग करते हैं कि बेगरी करने के पहले उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए थे और वो वर्क क्यों उनके फ्लॉप हुए। तो जो फेमी स्किल फाइंड आउट हम लोग करते हैं जिसमें सबसे अधिक अर्निंग उनकी होती है और फ्यूचर में क्या स्कोप है उस फेमी स्किल का। फिर उस फेमी स्किल को ही हम लोग नर्चर करते हैं, कोई नई स्किल हम लोग नहीं देते हैं। जो फेमी स्किल होती है उसी को नर्चर करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्किल पे काम करते हैं प्रॉपर। फिर उनको छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइज शुरू कराने में सपोर्ट करते हैं। किसी ने चाट का स्टॉल शुरू किया, किसी ने फल बेचने का स्टॉल शुरू किया, किसी ने सब्जी बेचने का, तो कोई पैडल रिक्शा चलाने का, कोई रिवॉल्विंग चेयर बनाने का काम, कोई प्लम्बरिंग का काम। तो अलग अलग काम लोग करते हैं। वेरी नाइस। तो मुझे पहले बताइए, जब आप इन लोगों को अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर लाते हैं जी जी, तो ये आसानी से आ जाते हैं आप लोगों के साथ? वो एक लंबी प्रोसेस है क्योंकि हमारी टीम नियमित फील्ड में जाती है जहाँ पे भीख मांगने वाले लोग भीख मांगते हैं उन प्लेसेज पे। उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड इसीलिए हम लोग करते हैं कि एक दोस्ती उनके साथ हो जाए। हाँ। तो जब जब वो अपनी आप बीती शेयर करने लगते हैं तब वो आते हैं। जब लेकिन वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें वक्त भी लगता है। जो बहुत पुराने भीख मांगने के काम में बेनिफिशरी हो गए होते हैं वो आसानी से केंद्र पे नहीं आते क्योंकि उनकी हैबिचुअल आदत पड़ जाती है फिर वो। लेकिन जो जितने कम समय से
भीख मांगने काम में आया हुआ होता है, वो उतनी जल्दी उससे निकल आता है बाहर। रिहैबिलिटेशन, ये जो जैसे आपने बताया कि प्लम्बिंग का काम या तो सब्जी बेचने का हाँ, काम या इलेक्ट्रिशियन बन गए या जी, कुर्सियाँ जी। बना रहे हैं, तो इसमें तो थोड़े पैसे चाहिए होते हैं शुरू करने के लिए, तो हाँ, कैसे फिर आप देते हैं, गवर्नमेंट देती है, क्या होता है? पूरे रोज़गार शुरू कराने में वन टाइम जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो हम ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ओह वेरी नाइस। और फिर? उसके बाद उनकी प्रॉपर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी बिजनेस स्किल को नर्चर करने पे काम करते हैं, फिर उसी से वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। पर आपको कैसे पता कि ये 1 महीने में छोड़ने देंगे या 6 महीने में छोड़ने देंगे? कैसे आप ये मॉनिटर कैसे करते हैं, या मॉनिटर करना पड़ता है हर रोज़? हर रोज़ मॉनिटरिंग के लिए हमारा लाइवलीहुड मैनेजर या कोई अन्य टीम मेंबर फील्ड में जाता है, जो जहाँ पे स्टॉल लगाता है उस प्लेस पे अचानक पहुँचता है, मॉनिटर करता है कि कैसा इनका वर्क चल रहा है। 1-2% अभी तक प्रत्येक कोहॉर्ट में 2% बेनिफिशियरी ड्रॉप आउट भी होते हैं। तो बाकी एकदम ऑन ट्रैक रहते हैं? हाँ, ऑन ट्रैक रहते हैं, किसी का रोज़गार बहुत अच्छा सस्टेन कर जाता है, किसी की अर्निंग 10,000 से 15,000 तक पहुँच जाती है, तो किसी की अर्निंग 5 से 6,000 भी रहती है। अलग-अलग बेनिफिशरीज़ की अलग-अलग अर्निंग होती है। वाओ! तो मुझे ये बताइए, एक तो सबसे नंबर 1 बात ये है कि बेगिंग शुरू कैसे हुई? ज़्यादातर हम लोग को समझ में ही नहीं आता है, मतलब आम आदमी को, कि जी, कहाँ से शुरुआत हुई है, क्यों करा किसी ने? लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं कि आलसी है, काम नहीं करना है इनको। जी। तो कहाँ से शुरुआत होती है इस चीज़ की? बेकिंग का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं है, जो हमने काम करने के दौरान अनुभव किया है। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक अलग ही कहानी होती है। कोई पारिवारिक झगड़ा कलह के कारण परिवार को गुस्से में छोड़ के माइग्रेट होके शहर आ जाता है, तो कोई रोजगार की तलाश में आता है, काम नहीं मिला, वर्क भी नहीं मिल पाया, रुपए जो भी 100-200 500 घर से लेकर निकला था वो भी खर्च हो गया, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भोजन कहाँ से किया जाए। तो भोजन की तलाश में मंदिर मजार पे लोग पहुँचते हैं कि वहाँ भोजन मिल जाएगा, लेकिन वो तरह-तरह के तनावों से भी ग्रसित होते हैं, तो पहुँचे तो भोजन की तलाश में, फिर धीरे-धीरे उनकी हैबिट पड़ जाती है। तो कोई बीमारी के कारण घर किसी को लेप्रोसी हो गया तो उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, तो कोई बीमार आया रोजगार करने, बीमार पड़ गया, अब रुपए भी नहीं हैं, बीमारी के कारण काम भी नहीं कर पा रहे, तो मजबूरी में मंदिर मजार मस्जिद के बाहर पहुंच जाते हैं। शुरू में तो मजबूरी में लोग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों की हैबिट पड़ जाती, वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं प्रोफेशनल। भीख माँगने में आदत हो जाती है या ड्रग्स लेने में, और किस चीज़ में? ड्रग्स भी लेते हैं और भीख मांगने में भी आदी हो जाते हैं। शरद, थैंक यू सो मच हमारे पास यहाँ बात करने आए। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही कठिन काम कर रहे हैं आप, हमें इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे ऑडियंस को अपने काम के बारे में बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।